आज इस भव्य कार्यक्रम में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी विद्वज्जन और मंच के सामने सभी पर्यावरण विशेषज्ञ, पर्यावरण प्रेमी, आप सबको शुभ प्रभात, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मंच पर विराजमान जो अभी इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया और एक आवश्यक कार्यक्रम से वो अभी यहाँ से बाहर गए, ऐसे हमारे प्रिय मित्र, हमारे मंत्रिपरिषद में सहयोगी, केंद्रीय मंत्री अर्थ साइंसेज, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित विभागों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो जम्मू कश्मीर से भी आते हैं और एक चिकित्सक हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में भाई श्री संजय अग्रवाल जी जो अध्यक्ष हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, श्री जेपी गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं एनवायरनमेंट कमेटी के, श्री नोबुओ तनाका जी स्पेशल एडवाइज़र सासाकावा फीस फाउंडेशन के, श्री दीपक बागला जी प्रबंध निदेशक सीओ इन्वेस्ट इंडिया, हिज एक्सलेंसी हेंस जैकब फ्राइडे नलुल्ड जी रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास, स्टर्ले हराल्ड फेडरेशन जी चेयरमैन ग्रीन स्टेट इंडिया नॉर्वे और इस सभा में उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, भाई और बहनों, आज मुझे इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला है। मुझे बहुत ही हर्ष है और सम्मान की बात है कि मैं इस धरती को, इस पावन पुनीत वसुंधरा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि चिद्गरीयसी, ये महान हमारी जो यह धरती है, धरती माता के रूप में हम कहते हैं, और आज इस वसुंधरा के भावी पीढ़ियों को सुखमय, स्वस्थमय बनाने तथा ऐसे कार्यक्रम में आज चिंतन के लिए यहाँ विराजमान हूँ, मेरा सौभाग्य है। इसके लिए मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को तथा उनकी पर्यावरण कमेटी को विशेष रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय समिति के आयोजन करने के लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप का एक प्रतिनिधिमंडल कल मुझसे मिलने आए, बहुत अच्छा लगा। गुप्ता जी और सारे हमारे अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, आप सब लोगों के प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से जब मुझे इस कार्यक्रम में आने का न्योता मिला, मुझे लगा कि मैं इस कार्यक्रम में ना जाऊं तो मेरे लिए हीनता का भाव होगा और इतने अच्छे कार्यक्रम देश विदेश में लोगों में जो एक अच्छा संदेश जा रहा है, तो इसलिए मैंने अन्य कार्यक्रमों को काट करके और इस कार्यक्रम में आना उचित समझा और मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। हमारे वन पर्यावरण मंत्री जी भी अचानक बाहर चले गए हैं, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सके। आपने जो यह आयोजन किया है जिसमें भारत के हाइड्रोजन इकोसिस्टम को केंद्र बिंदु में रखकर विशेष करके अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समिति 2021 की जो परिकल्पना है उसका आयोजन आपने किया है। यहाँ उपस्थित सभी जन, आप इस बात से परिचित है कि वर्ष 2015 जलवायु परिवर्तन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे विश्व के मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण समझौता किया था।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी थी और उनके नेतृत्व में जो भारत की सरकार, केंद्र की सरकार विगत 7 वर्षों से जो काम कर रहा है, उसके पहले ही खंड में 2015 में हमने जो 2 महत्वपूर्ण समझौते में भाग लिया था। पहला था पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता, पेरिस का क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, और दूसरा था 2015 के बाद सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और आज हमारे सम्मुख विश्व पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियां हैं, जो कठिन चुनौतियां हैं। इसी सप्ताह 1 सितंबर को मैंने एपिक एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 40% लोगों की आयु 9.77 वर्ष यानी लगभग 10 वर्ष घट जाने की संभावना है। इस रिपोर्ट में ये बात उल्लिखित था। ये चिंतनीय है। वो कितना सत्य और कितना प्रामाणिक है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस रिपोर्ट में उस बात को सुन करके, देख करके निश्चित रूप से हमें भी इस चुनौती का सामना करने का मौका मिला। आप जानते हैं कि अभी हाल में ही लोकसभा में हमने उस पर एक्ट भी लाया है, उस पर काम भी हमारा शुरू हो गया है, हमने कमीशन भी बना दिया है और निश्चित रूप से हम उसके लिए भारत पूरी तरह से ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए हम किस संकल्पित हैं। हमें एक तरफ मानव जीवन का स्तर ऊपर उठाना है, रहन सहन और भी अच्छा बनाना है, साथ ही इसके लिए आवश्यक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का, और उसको भी कायम रखना है। तो दूसरी तरफ भारत के विकास के विजन में लो कार्बन, जो कार्बन की मात्रा को कम करना, उसके उत्सर्जन के साथ जो अनुकूल दृष्टिकोण है उसको भी अपनाना हमारा लक्ष्य है। लो कार्बन, और इसके लिए विद्युत उत्पादन में हमने रिन्यूएबल एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा का प्रयोग भी बढ़ाना है। यातायात में, ट्रांसपोर्ट में स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना है। फॉसिल ईंधन, कोयला आदि का निर्माण आदि पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करना है। और इस तरह के हमारे समग्र प्रयास से पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता का में हम सहायक हो पाएंगे। और इसके समग्र प्रयास से, जिसमें हमने आश्वासन दिया है कि 2030 तक हम अपनी ऊर्जा उपभोग का 40% नॉन फॉसिल स्रोतों से पूरा करेंगे। और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन एक विकल्प के रूप में निश्चित रूप से देखा जा सकता है, और ग्रीन हाइड्रोजन एक आशा की किरण भी है। और ठीक ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी हाल में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात कही है, लाल किले के प्राचीर लाल किला से 15 अगस्त को जब उन्होंने संपूर्ण देशवासियों को और दुनिया भर के लोगों को आह्वान किया कि भारत निश्चित रूप से नेशनल हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है, पूरे विश्व का हाइड्रोजन हब, भारत नेशनल हाइड्रोजन मिशन तैयार करके और हम पूरे विश्व को यह संदेश देने जा रहे हैं निश्चित रूप से। और उन्होंने यह भी कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, अकेले नहीं, हम सबका प्रयास उसमें होना चाहिए। और यह नारा नहीं, यह एक संकल्प है। हम सभी लोग पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर मिलकर इस पर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से, और जब प्रयास करेंगे तो हम इस अभिष्ट लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सफल होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। मानवता की सुविधा में बढ़ोतरी, समृद्धि की वृद्धि में औद्योगिक क्रांति, इसके योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता। अगर हम ये कह सकते हैं कि यदि औद्योगिक क्रांति ना हुई होती
तो हम आज विकास के इस चरम पर न पहुंचे होते, और सचमुच यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के समय से अब तक में पूरे विश्व की जनसंख्या में 10 गुना की वृद्धि जो हुई है, जो चिंतनीय है। अतएव बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रण पर भी हमें काबू करना होगा, यह अत्यंत ही आवश्यक है। इसी वसुंधरा पर पूरे विश्व में 7 अरब से भी अधिक निवास करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को विकास के साथ साथ सुख सुविधाएं देना और उन्हें पर्यावरण को भी, जलवायु परिवर्तन को भी सम्यक सीमा में रखना, बनाए रखना, यह किसी एक देश के लिए नहीं परंतु पूरे विश्व के लिए, विशेष करके विकसित देश के लिए भी और विकासशील देश के लिए भी, सभी के लिए यह चुनौती है। इतनी बड़ी जनसंख्या को साफ पानी, ऊर्जा, उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ भोजन की सतत पूर्ति करते हुए अपनी बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना, यह जलवायु को यथावत रखना बहुत ही बड़ी चुनौती है, उसको हमें स्वीकार करना होगा। जहां तक हेल्थ, स्वास्थ्य की बात है, सौभाग्य से मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय का भी बिहार में और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय में भी कार्य करने का, मंत्री के पद पर रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूं आज वैश्विक महामारी का समय, इस वैश्विक महामारी के समय से, इस दौर से हम गुजरे, जहां पूरी दुनिया थकावट महसूस कर रही थी, जहां पूरी दुनिया इस कोविड के महामारी से और चपेट में, चाहे कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, अमेरिका, फ्रांस, इटली, सभी प्रकार के देश, यूके, सब लोग परेशान थे। भारत में भी ये परेशानी आई है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को और दुनिया भर के लोगों को सहिष्णुता का संदेश देते हुए, अखंडता का संदेश देते हुए, और जिस साहस और हिम्मत के साथ हमने दोनों ही चरणों में जनता के कल्याण के लिए सेवा का कार्य किया, कि निश्चित रूप से भारत जैसे इस विकासशील देश के लिए यह लक्ष्य, यह काम करना असंभव था, जो काम संभव हो पाया। और सचमुच स्वास्थ्य और पर्यावरण में अन्योनाश्रय संबंध है। हमारा जो हेल्थ और एनवायरनमेंट है, ये दोनों एक से मिला जुला विषय है। स्वच्छता हो, वायु पर्यावरण हो, सबका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। और हम स्वास्थ्य के लिए इतना चिंतित हैं कि मनुष्य स्वस्थ रहे, सुखी रहे। हमारे शास्त्र में भी कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी आरोग्य रहे, सभी भद्र हो और सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा करें। यही भारत की सभ्यता और संस्कृति है। और भारत, महान भारत, सचमुच में हमारे इस प्रकार के जो हमारी कल्पना है, हम इस कल्पना को साकार करने के लिए सितंबर 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास समिति के विश्व के नेताओं ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य को निर्धारित किया, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, और इन सबको 2030 तक पूरा करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य में जहां गरीबी मिटाना, भूखमरी मिटाना, सबको साफ पानी उपलब्ध कराना और समानता को कम करना, सबके स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि करना तथा जलवायु और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कदम उठाना इत्यादि सब कुछ उसमें निहित था। सबको शिक्षा देना, सबको शिक्षित करने का अर्थ है लगभग सारी समस्याओं का निदान। शिक्षा न होने पर हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुभाषितान में लिखा है, येषां नो विद्या नो तपो नो दानं ज्ञानं नो शीलं नो गुणो नो धर्म, याना ते मर्त्यलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, याना जिन लोगों के पास न तो विद्या है, न ही तप, न दान, न शील,
न गुण और न ही धर्म, ऐसे वे लोग जो पृथ्वी पर हैं वो एक भार है, और सचमुच में मनुष्य के रूप में जो मृग जानवर की तरह वो घूमते रहते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं सतत विकास के लक्ष्यों में जो गरीबी मिटाने की बात हुई थी, हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने इसके बारे में जो उन्होंने कहा था गरीबी बहुआयामी है, यह हमारी कमाई के अलावा स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी और हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन की उन्नति पर भी असर डालती है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। हमारे यहाँ गरीबी पर गरीबी पर ही नाटक का जो मृच्छ किटम में लिखा हुआ है, अल्प क्लेशं मरणम दारिद्र्य मांतकं दुखं, मृत्यु और निर्धनता में से अगर चुनना हो तो मृत्यु अच्छी है, क्योंकि मृत्यु में अल्प कष्ट होता है किंतु निर्धनता में कभी न समाप्त होने वाला दुख होता है। और इसलिए गरीबी के बारे में ऐसे महान विद्वानों के अनेक चिंतन हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में जहां प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण हेतु संकल्पित होकर सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, संकल्प और सिद्धि, प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। प्रकृति रक्षिता, जो नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड। प्रकृति और पर्यावरण यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसे हम कभी मिटा नहीं सकते, इसे हम भूल नहीं सकते। और इसलिए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष करने में जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम जो साबित हुआ है, इस पेरिस एग्रीमेंट को और एसडीजी में यह स्पष्ट है कि क्लाइमेट चेंज न केवल इकोसिस्टम के लिए चुनौती है, खतरा है, बल्कि सतत के लक्ष्य को भी कम कर देता है। एसडीजी के सारे लक्ष्य एक दूसरे से संबद्ध है, इंटरलिंक्ड है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, यह हमारी भावना थी और यह आज यहाँ परिलक्षित हो रही है। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव समाज के कमजोर वर्ग पर पड़ता है, इसलिए जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के निदान करते समय और समानता और गरीबी, इन दोनों को ही के उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जो भारत कर रहा है। फॉसिल से अभी हमारा ऊर्जा उत्पादन 150 मेगावाट नहीं बल्कि 150 गीगावाट होता है, जो कुल उत्पादन का 39% है। भारत में 2022 तक 175 गीगावाट की ऊर्जा का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र से करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2030 तक यह लक्ष्य 450 गीगावाट हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके आधारभूत संरचना पर बहुत अधिक निवेश भी कर रहा है। यह निवेश चाहे वह सोलर ऊर्जा, डोमेस्टिक क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हो, मेट्रो रेल हो या ई वाहन पर हो, हर स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग को बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी हम स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करें, इसके लिए भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना अंतर्गत 80 मिलियन से भी अधिक घरों को एलपीजी गैस का वितरण करके, मुफ्त वितरण करके उनको सशक्त बनाने का काम किया है। मातृशक्ति को स्वावलंबन बनाने का काम किया है। इससे उनको अनुकूल जो कुकिंग फ्यूल है, रसोई बनाने में सहायता मिला, उनके घर के अंदर और बाहर का वातावरण भी ठीक रहा है, और इससे ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जो कम उम्र में ही मृत्यु की शिकार हो जाती थी, अनेक भयानक बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी। 80 मिलियन लोगों को इस देश में इस प्रकार के कार्यों से हमने उनको बचाने का काम किया है, ग्रामीण महिलाओं के में सुधार लाया। इस प्रकार 364 मिलियन एलईडी बल्ब, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा उजाला स्कीम के अंतर्गत हमने इस बल्ब का वितरण भी
सुदूर देहात और शहरों में भी करने का काम किया है। आज ऑटो उद्योग में भी स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जाए, इसमें हमारा बहुत प्रयास हम इस पर कर रहे हैं। जहां देखते हैं कि गाड़ियों में BS4 मानक अब BS6 मानक तक पहुंच गए हैं। यह लक्ष्य हमने अप्रैल 2020 में ही प्राप्त कर लिया है, जबकि पहले निर्धारित था कि 2024 तक पाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, लेकिन 2020 में ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। जहाँ तक भारत वैश्विक स्तर पर भी मल्टीलेटरल प्रयास कर रहा है। हमने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टनरशिप भी की है, सहभागिता किया है, और हमारा विजन है, हमारा दृष्टिकोण है, एक आदित्य, एक विश्व, एक ग्रिड, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। ये हमारा लक्ष्य है, हम इसको प्राप्त करें। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को दोहराते हैं, मेरा सौभाग्य है। और भी 2030 का जो एजेंडा एक सामूहिक लक्ष्य का है, यह केवल सरकारों के लिए नहीं है, अपितु सारे स्टॉक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी है, जिसमें इंडस्ट्री चैम्बर्स भी शामिल हैं। उन सबको एक साथ काम करना होगा। आदरणीय मोदी जी ने लाल किले के भाषण में जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र के रूप में हमें संयोजित करके, और यही हमारा मूल मंत्र होगा, सबका प्रयास, सबका एफर्ट्स जब होगा तो हम मिल करके इस काम को करेंगे। आपके द्वारा यह आयोजित जो समिट COP26 नवंबर जो 1 से 12 तक ग्लासगो UK में होने वाली समिति का पूर्व अभ्यास, उसके पहले का रिहर्सल है। मैं जानता हूं कि एक बड़ा आयोजन है और इसके फीडबैक का, इसमें लिए गए निर्णयों का उपयोग हम ग्लासगो में कर पाएंगे। ये आपने पूर्व अभ्यास किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से अंत में मैं PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोगों को इस इवेंट के आयोजन करने के लिए धन्यवाद और साधुवाद भी देता हूं। उस व्यक्ति को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस काम को पूरा करने में अपना कॉन्सेंट सबसे पहले इस विचार को रखा है। और पर्यावरण का विशेष रूप से आपकी जो कमेटी है, गुप्ता जी, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में जो विचार दिए गए हैं उनको कार्य रूप देने के बाद मानवता के हित में, पर्यावरण के हित में जो कार्य किया जाएगा वह केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करेगा तथा लोकाः समस्ता सुखिनः भवन्तु, लोकाः समस्ता सुखिनः भवन्तु के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। आइए हम सब मिल करके इस प्रयास को सफल करें, इस लक्ष्य को हम हासिल करने में कामयाब हों। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं आज आप सभी को इस समिट COP26 के पहले का जो इस आयोजन को मैं बहुत सफल आयोजन मानता हूं और इसकी सफलता की भी शुभकामना करता हूं। धन्यवाद, आप सबको नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.